हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। तो इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझेंगे फेडरलिज्म किसे कहते हैं। फेडरलिज्म किस व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म किसे कहते हैं। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक तरह का मेथड है, एक तरह का आइडिया, एक तरह का अप्रेटिस है कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट के बीच और जो कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स हैं, सांगठनिक सरकार हैं, जो राष्ट्रीय सरकार है, उनके बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो। एक फेडरलिज्म के जाने माने विचारक हैं डेनियल एल्जार। तो डेनियल एल्जार ने फेडरलिज्म को कहा कि फेडरलिज्म सेल्फ रूल्ड एंड सेल रूल्ड है। फेडरलिज्म इज ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ रूल एंड सेल रूल। सेल्फ रूल या स्वशासन किस मामले में? स्थानीय मामलों में। और सेल्फ रूल स्थानीय मामलों में, और नेशनल रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलों में। सेल रूल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जो फेडरल गवर्नमेंट होगी और जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे या यूनिट होगी, उसके बीच शक्तियों का डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होगा। तो फेडरलिज्म सेल्फ रूल्ड और सेल रूल्ड पे बेस्ड एक मोड ऑफ गवर्नमेंट है, शासन की एक प्रणाली है। ठीक है। तो फेडरलिज्म के किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं या 4 उसके इंटीग्रल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम 2 स्तर की सरकार है या 2 से अधिक से स्तरों की सरकार होनी चाहिए। जैसे भारत में 2 से अधिक स्तरों की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, और तीसरी भी एक भारत में सरकार है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकारें हैं, वो भी एक तरह की सरकार है। लेकिन संघवाद में कम से कम 2 स्तर की, कई राज्यों में, कई दुनिया कई देशों में 2 स्तर की सरकारें, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें। तो कम से कम 2 स्तर की सरकारें होनी चाहिए। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किसके बीच? शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के बीच और घटक राज्यों के बीच, घटक यूनिट्स के बीच, घटक इकाइयों के बीच। जैसे भारत में है, भारत में सिस्टम क्या है आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो सरकार के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है, वो 3 तरह से बांटे गए हैं। एक सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और तीसरा, समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्रीय सरकार का कानून मान्य होता है। तो डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट के बीच। तो फेडरलिज्म का जो दूसरा फीचर्स होता है वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। फेडरलिज्म की जो तीसरी विशेषता होती है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट्स जो भी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उनका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? सोर्स ऑफ पावर क्या, कहाँ से उनको शक्तियाँ मिलती हैं? उनको शक्तियाँ किसी पॉलिटिकल सिस्टम या किसी, उनको शक्तियाँ संविधान से मिलती। इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है कि यदि लिखित संविधान होगा तो वेल डिफाइंड उनके फंक्शंस होंगे, वेल डिफाइंड जुरिडिक्शंस, उनके जुरिडिक्शन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सूची के विषय ये हैं, या केंद्रीय सूची इन विषयों पे का केंद्र सरकार इन विषयों पे, या फेडरल गवर्नमेंट इन विषयों पे कानून बनाएगा, कंस्टिट्यूएंट यूनियंस की सरकार इस विषय पे। तो लिखित संविधान हो ताकि शक्तियों का लिखित विभाजन सुनिश्चित किया जा सके लिखित संविधान के माध्यम से। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है एक फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यदि कोई मतभेद की स्थिति होती है तो वैसी स्थिति में उनका क्षेत्र, उनकी जुरिडिक्शन, उनका सीमा क्षेत्र क्या है, उस पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वैलिड है या राज्य द्वारा बनाया गया कानून वैलिड है, या उनके जुरिडिक्शन, सीमा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्राधिकार क्या होगा, वो तय करेगा, वो न्यायपालिका तय करेगी। इसलिए इंडिपेंडेंट और फ्री जुडिशरी का होना फेडरलिज्म का चौथा इंटीग्रल पार्ट है। अब और दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे हम आते हैं कि भारत में फेडरलिज्म क्यों अपनाया गया। वाई वी एडॉप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान ब्रिटिश संविधान से, या जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लिया है। भारतीय संविधान के कहा जाता है कि लगभग 200 अनुच्छेद भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित हैं। तो वहाँ तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया? तो उसके कई सारे कारण थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला कारण था, ये था कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के, स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका शुरू से चाहे नेहरू रिपोर्ट हो, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बात हुई थी कि आगे जब भी भारत की स्वतंत्र सरकार बनेगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कि आज़ादी के बाद भारत की सरकार का स्वरूप क्या होगा। तो उसमें कहा गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक मंतव्य था, उनका एक दृष्टिकोण था, उनका एक विजन था कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाने के पीछे, 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट उपलब्ध था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कही गई थी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होगा, उसमें राज्यों को शामिल किया जाएगा, कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए, कुछ तो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हमारे पास था कि यदि देश आज़ाद होगा या हमारा जो फेडरल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, तो उसका एक ब्लूप्रिंट था। तो दूसरा कारण होता, पहला कारण ये जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे या संविधान सभा के जो सदस्य थे, बाद में वही अधिकतर लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो संविधान सभा के सदस्य बने, तो संविधान सभा के सदस्य के नाते उन्होंने अपनी दृष्टि वहाँ पे को मूर्त रूप दिया। दूसरा 1935 का भारत शासन अधिनियम जो कि एक फेडरलिज्म का ब्लूप्रिंट था, वो था। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था कि भारत एक डाइवर्स सोसाइटी था, एक बहुलतावादी समाज है, और यह डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो कल्चरल भी है, वो सोशल भी है, वो रिलीजियस भी है, वो जियोग्राफिकल भी है। तो डाइवर्सिटी को कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत एकोमोडेट किया जाए, फेडरलिज्म की भी एक प्रमुख विशेषता होती है, कैसे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाए, कैसे नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस। फेडरलिज्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ये होता है कि नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी और जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन, कैसे बैलेंस बनाया जाए, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य था कि हमारी डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे रशीदुद्दीन खान ने कहा कि इंडियन पॉलिटी जो पॉलिटी ऑफ कंटिनेंटल साइज, महाद्वीपीय आकार की हमारी राजनीतिक व्यवस्था है और तमाम विविधताओं से परिपूर्ण ये राजनीतिक व्यवस्था, तो उसको कैसे हम एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत अरेंज करेंगे, एकोमोडेट करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट उपाय था, बेस्ट मैकेनिज्म था, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हो सकता था। चौथा जो कारण बताया जाता है, या चौथा जो कारण है फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग। राज्यों की सरकार, सेंट्रल, यदि देश आज़ाद होता और पावर किसी एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता, तो जो हमारे रीजनल एस्पिरेशंस थे उसको कैसे एकोमोडेट किया जाता, या रीजनल जो फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस थे, उनको पावर शेयरिंग कैसे दी जाती। इसलिए भी हम लोगों ने एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। तो ये मूलभूत कारण थे कि हमने एकात्मक शासन व्यवस्था न अपना के एक संघात्मक शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया। और भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली थी उसकी प्रकृति को लेके भी बहुत विवाद है। कुछ विचारकों का मानना है कि ये एकात्मक ज़्यादा है, संघात्मक कम है। केसी वियर जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भारत की जो फेडरल व्यवस्था है, संघीय संरचना है, वो क्या है, वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है। उन्होंने अमेरिकन फेडरल सिस्टम का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकन फेडरल सिस्टम को उन्होंने आइडियल मान के दूसरे देशों की संघीय व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका एक आइडियल टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, और उस आधार पे भारत कंप्लीट संघ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में या भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स है। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ के जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या पार्लियामेंट चाहे तो उनकी बाउंड्री
चेंज कर सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है, राज्यों की सीमाओं को घटाया बढ़ा सकती है। आर्टिकल 234 भारतीय संविधान का इस बात का इंगित करता है। फिर हमारे यहाँ इंटीग्रल या यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम। अमेरिका में राज्यों का अलग कोर्ट है और फेडरल कोर्ट, वो यूनिफाइड नहीं, अलग अलग। फेडरल कोर्ट अलग है और हाई कोर्ट्स अलग हैं, एक दूसरे से ऑटोनॉमस हैं। फिर डुअल सिटीजनशिप का वहाँ पे कंसेप्ट है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का कंसेप्ट। तो उन्होंने संक्षेप में कहा जाए कि उन्होंने अमेरिकन फेडरलिज्म को आदर्श मान के भारतीय संविधान को कहा कि भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक अर्ध संघ है। जबकि अंबेडकर साहब ने कहा कि भारत एक कंप्लीट संघ है, कंप्लीट फेडरलिज्म है। बेसिकली फेडरलिज्म, कोई भी देश अपने कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के आधार पे फेडरलिज्म को अडॉप्ट करता है। तो फेडरलिज्म का कोई भी मॉडल अमेरिका जैसा हो ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म हर देश अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के माध्यम से अपने जो नीड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसके आधार पे संघवाद का निरूपण करता है। और यदि हम भारतीय संघीय व्यवस्था के डायनेमिक्स को देखें तो कई बार भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकन फेडरल सिस्टम से ज़्यादा फेडरलाइज रहा, ज़्यादा संघीयकृत रहा है, और कई बार उसमें एकात्मक प्रवृत्ति विधि से गोचर होती। जब देश आज़ाद होता है और आज़ादी के शुरुआत में जब संघीय व्यवस्था जो रूप लेती है वो यदि देखा जाए तो एकात्मक रूप लेती। जब देश आज़ाद हुआ और रजनी कोठारी ने कहा कि ये 1950 के बाद 51-52 में जो पहले चुनाव हुए और वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, मॉरिस जोन्स के शब्दों में कहा जाए तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की सरकार बनी, या रजनी कोठारी के शब्दों में कांग्रेस सिस्टम की सरकार बनी। तो केंद्र के साथ साथ लगभग सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। तो उस समय केंद्र और राज्यों के बीच कोई कन्फ्लिक्ट था ही नहीं। यदि कोई कन्फ्लिक्ट था तो उसे पार्टी के मंच से सुलझावे, माना जाता था कि ये कांग्रेस पार्टी का आपसी मसला है, तो उसको पार्टी के फोरम पे ही रिजॉल्व कर लिया जाता था और इसे कोई बड़ा मामला नहीं माना गया, बड़ा इशू नहीं माना गया। और उस दौर में संघीय व्यवस्था थोड़ी केंद्रीकृत रही। उसका एक कारण था कि जो संविधान निर्माताओं की दृष्टि थी, संविधान निर्माताओं की दृष्टि भी एक मजबूत केंद्र बनाने की थी। मजबूत केंद्र बनाने के पीछे ऐसा नहीं था कि राज्यों को अधिकार नहीं देने थे। मजबूत केंद्र बनाने के पीछे उनकी दृष्टि ये थी कि उस समय भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और यदि राज्यों को ज़्यादा शक्तियां दे दी जाती तो उस समय क्या हो रहा था, राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियां, चाहे तेलंगाना का मामला हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत का मामला हो, चाहे भाषा के आधार पर नए राज्यों की डिमांड की बात हो रही थी। और तो ये खतरा था कि कहीं ये अलगाववादी प्रवृत्तियां, ये भारत जो नया आज़ाद हुआ उसको डिसइंटीग्रेट न कर दे, भारत का बाल्कनाइजेशन न हो जाए। इसलिए कहा गया कि केंद्र को बहुत मजबूत बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का आर्गुमेंट था कि यदि मजबूत केंद्र सरकार रहेगी तभी जो रीजनल फोर्सेस हैं, उनसे जो समाज के डिसएडवांटेज क्लासेस हैं, उनको बचाया जा सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने मजबूत केंद्र सरकार की बात की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसी तरह नेहरू जी ने कहा कि हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, कि जब भारत ही नहीं रहेगा तो कौन जिएगा। उन्होंने सारे लोगों ने एक तरह से सहमति थी, एक तरह से मजबूत केंद्र बनाने के पीछे सहमति थी। उस संविधान निर्माताओं की जो दृष्टि थी या आज़ादी के बाद के जो लीडर्स हैं उनकी दृष्टि थी मजबूत संघ बनाना। दूसरा जो कारण था मजबूत संघ बनाने के पीछे वो था कि भारत को तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्लान्ड इकोनॉमी जो थी हमारे यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था थी, और इस नियोजित अर्थव्यवस्था में अधिकतर जो राज्यों को कम पावर दिए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिए गए। तीसरा, उस समय जो केंद्रीय नेता थे उनका व्यक्तित्व इस तरह का था और विदेश नीति के माध्यम से मजबूत एक केंद्र की स्थापना हुई। क्योंकि भारत को वैश्विक उपस्थिति दर्ज करानी थी वैश्विक पटल पर, तो नेहरू जी का चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे सरदार पटेल का व्यक्तित्व हो, चाहे अम्बेडकर साहब का व्यक्तित्व, इसने मिलकर इन सारे पॉलिटिकल रीजन्स ने केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत किया। तो 1950 से 1967 तक की जो हमारी स्थिति रही, हमारे फेडरल डायनेमिक्स रहा, वो केंद्रीकृत संघवाद की रही, सेंट्रलाइज फेडरलिज्म की रही है। 1967 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, और जिसे रजनी कोठारी ने कहा कि ये बैलेट रिवॉल्यूशन था, मतपत्रों की क्रांति थी। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती। लोहिया जी ने नारा दिया था उससे पहले कि कांग्रेस हटाओ, गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया, और उन्होंने एक गठबंधन तैयार किया कि यदि सारी पार्टियां विपक्ष की गठबंधन कर लेती है तो कांग्रेस को हराया जा सकता है।
9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और ये माना गया कि अब फेडरलिज्म का लिटमस टेस्ट शुरू हो रहा है। अब तक तो लगभग, हालांकि 1957 में केरल में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेफ्ट पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन यहाँ पे 9 राज्यों की सरकार बनती है। अब केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। राज्यों ने और ज़्यादा अधिकार और रिसोर्सेज की मांग की, तो ये कहा गया कि फेडरलिज्म का वास्तविक टेस्ट अब होना है। लेकिन ये समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1970 में फिर से गरीबी हटाओ का नारा एक तरह के बाद इंदिरा गांधी का फिर से वो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की सरकार आ जाती है और फिर से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो जाता है और फेडरलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। ये प्रोसेस 75 में इमरजेंसी लागू होने के बाद पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सारी शक्तियाँ। लेकिन 1977 में फिर केंद्र में पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनती है, नॉन कांग्रेसी कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनती है और ये सरकार जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार का शुरू से ही मानना था कि राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए, राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, संघीय व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया भी और उन्होंने जब 1977 में सरकारें बनी, मतलब केंद्र की सरकार बनी जनता पार्टी की, तो उन्होंने कांग्रेस की जो राज्यों की सरकार थी उनको उन्होंने धारा 356 लगा के टर्मिनेट कर दिया और कहा कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में नहीं था या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वो तो केंद्र का चुनाव था, राज्यों का चुनाव तो बाद में होना था। वो तय होता, राज्यों का जब चुनाव होता तब तय होता कि जनता का समर्थन है या नहीं, या जनता का समर्थन है या खो चुका है। लेकिन ये हुआ। लेकिन उस दौरान कई ऐसे काम हुए जिससे बल मिला कि संघीय प्रवृत्ति मजबूत है। चूंकि वो क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर आधारित सरकार थी, तो जाहिर सी बात है जब क्षेत्रीय दलों के समर्थन की सरकार बनेगी तो क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं की पूर्ति ज़्यादा किया जाएगी या उसमें रीजनल एस्पिरेशंस का, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये दौर ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनी। लेकिन इन सारे चैलेंजों को देखो, फिर से एक तरह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के विदिन हमें दिखाई देता है। उस समय जब इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनती है तो जो जनता पार्टी की सरकारें थी या गैर कांग्रेसी सरकारें थी अलग अलग राज्यों में, उन सबको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये भी फेडरलिज्म पे हमला एक तरह से माना जाएगा। वो भी था, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट या मोरालिटी के अनुसार नहीं था। धारा 356, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धारा 356 भारतीय संघवाद के परिप्रेक्ष्य में सबसे विवादित अनुच्छेद रहा है और राजनीतिक कारणों से विभिन्न सरकारों ने इसका समय समय पर दुरुपयोग किया है, जबकि ये एक्सेप्टिव वाल्व की तरह था। अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान में इसकी परिकल्पना एक्सेप्टिव वाल्व के रूप में की थी कि बहुत अपरिहार्य परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब इस पे रोक लगा है, इसके कई सारे कारण है, आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी भी ये समझ रही थी कि लंबे समय तक क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दमित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 1983 में एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया, जिसको कहा गया कि केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वो सुझाव ये प्रस्तुत करेगा, जिस पे सरकार आगे कार्रवाई करे। उन्होंने सुझाव भी दिया, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, जो अपने क्षेत्र का एमिनेंट पर्सन हो उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, धारा 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना है। जैसे कई महत्वपूर्ण, सदन में किसी का बहुमत है या नहीं है इसका परीक्षण सदन के पटल पे होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। लेकिन 80 का दशक भारतीय राजनीति में कई रूपांतरकारी परिवर्तन लेके आ रहा था। जैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ रही थी, भाषा की बात या रीजनल आइडेंटिटी की बात या सोशल आइडेंटिटी की बात प्रमुख हो रही थी। और 89 तक आते आते ये प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और 89 से लेके 2014 तक का जो पीरियड रहा भारतीय संघीय व्यवस्था का,
वो था एक तरह से फेडरलाइजेशन का प्रोसेस मजबूत होता है। रीजनल कोलिशन गवर्नमेंट, ये कहा जाता है एक कोलिशन पीरियड है भारतीय राजनीति का, गठबंधन काल है। और इस गठबंधन काल में सेम संवैधानिक संरचना थी 1950 में जो था, जो अभी भी है, लेकिन राज्य काफ़ी मजबूत हो गए, क्षेत्रीय दल काफ़ी मजबूत हो गए और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ज़्यादा स्थान मिलने लगे। इवन केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, जो प्रधानमंत्री का ज्यूरिडिक्शन होता है, उसमें भी क्षेत्रीय दल तय करने लगे, विभागों का बंटवारा कैसे, इवन विदेश नीति के मुद्दे भी कई बार क्षेत्रीय दल निर्धारित करने लगे। जैसे तमिल इशूज पे भारत सरकार का स्टैंड क्या होगा, ये डीएमके के पॉलिटिक्स से या वहाँ की सरकार, अलग अलग सरकारों के दृष्टिकोण से तय हो रहा था। तीस्ता जल संधि इसलिए नहीं हो पाया कि उस पर ममता बनर्जी की सरकार, जो उसमें तृणमूल की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम इस समझौते का विरोध करते हैं, इसलिए भारत सरकार, जो मनमोहन सिंह की उस समय सरकार थी केंद्र, उन्होंने नहीं कर पाया। कई बार तो भ्रष्ट मंत्रियों को क्षेत्रीय दलों के दबाव में नहीं हटाया गया। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फेडरलाइजेशन हो गया उसी संवैधानिक स्ट्रक्चर के। इवन अमेरिकन फेडरलिज्म से आप तुलना करेंगे भारतीय फेडरलिज्म की, तो उस दौरान भारत के राज्य ज़्यादा मजबूत थे अमेरिका के स्टेट से, राज्यों से। ऐसा नहीं कि तो भारत की जो संघीय व्यवस्था थी वो गत्यात्मक रही। उसी दौर में क्या होता है, 1993 में भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है और संघवाद के तीसरे लेयर की सरकार बनती है 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद। अब तक जो विवाद केंद्र और राज्य के बीच होता था, यह संघीय व्यवस्था के 2 स्तर थे, अब वो 3 स्तर हो गए। स्थानीय सरकारों ने भी, चूंकि स्थानीय सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी थी और उनका भी जो रिडक्शन था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज जिसे कहते हैं, उनको 29 सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए, 18 सब्जेक्ट्स नगर पालिकाओं और नगर निगमों को अलॉट किए गए। अब त्रिस्तरीय सरकारें होगी, जो शुरू मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हो सकती, तो 3 स्तर की सरकारें होंगी। ये भारतीय संघवाद की संरचना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 94 में और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ये सर बोमई केस जो था, ये सर बोमई जो वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को अवैध तरीके से बर्खास्त किया गया। उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बोम्बे डिसीजन, कि फेडरलिज्म भारतीय संविधान का मूलभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सदन में किसी का बहुमत है या नहीं है, ये राजभवन में तय नहीं होगा, सदन के पटल पे तय होगा। तो बहुत सारे उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए और फिर सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन भी, या सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण भी उस समय से बदल गया। और आज की दृष्टि में धारा 356 का दुरुपयोग बहुत कम हो गया, क्योंकि उसकी बार बार लीगल स्क्रूटनी होती है और कई राज्यों में धारा 356 लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करके सरकार की पुनः बहाली कर दी। तो फेडरलिज्म में एक महत्वपूर्ण, या जुडिशियल एक्टिविज्म भी उस समय शुरू होता है। तो राज्यों की सरकारें को बर्खास्त करना उतना आसान नहीं रहता है पूर्व की तुलना में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय संघीय संरचना में दृष्टिगोचर होते हैं। 2014 भारतीय राजनीति में एक अन्य तरह का परिवर्तन दिखाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 वर्षों के बाद, लगभग 84 के बाद से, 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की फिर सरकार, एक ऐसी पार्टी होती है जिसको अकेले बहुमत मिलता है। हालांकि वो भी सरकार बाद में, वो गठबंधन कई दलों ने समर्थन किया था, लेकिन बहुमत सिंगल पार्टी को उसमें भी मिला था। और ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस समय जब भी केंद्र सरकार में योजना आयोग की मीटिंग होती थी या अन्य जो मीटिंग्स होती उसमें आते थे, तो वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं कि सहकारी संघवाद होना चाहिए, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए, राज्यों को ज़्यादा कानूनी स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम राज्यों को ज़्यादा अधिकार देंगे, और कई संरचनात्मक परिवर्तन संघवाद के दृष्टिगत हुआ। जो सबसे बड़ा परिवर्तन उसमें था वो ये था कि अब तक राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान थे, जो विभाजन योग्य कर थे, उसमें राज्यों का जो हिस्सा 32% था, उसको बढ़ा के 42% कर दिया गया, ताकि राज्यों को, क्योंकि राज्यों को बहुत सारे काम करने होते हैं, वेलफेयर के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो उन्होंने राज्यों का कर आधार जो था बढ़ाया, जो राज्यों की बहुप्रतीक्षित मांगे थी कि राज्यों को संसाधन नहीं दिए जाते। तो और 14वें वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसा की और मोदी सरकार ने इसको लागू किया, तो राज्यों को वो अधिकार मिले।
फिर उन्होंने योजना आयोग, जो एक केंद्रीकृत राज्यों की, शुरू से भारतीय संघीय संरचना में राज्यों की बड़ी आपत्ति एक खास करके जो केंद्र सरकार से अलग पार्टियों की सरकार राज्यों में होती थी, उनकी एक बड़ी आपत्ति ये थी, उनका बड़ा एक सवाल ये था कि योजना आयोग एक तरह से सुपर कैबिनेट है। ए के चंदा ने उसे सुपर कैबिनेट कहा, और सुपर कैबिनेट की योजना आयोग डिस्क्रिमिनेशन करता है प्लांट ग्रांट्स देने में, या कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ पे विश्वविद्यालय बनेंगे, या कहाँ पे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, योजना आयोग तय करता था। और योजना आयोग वास्तव में एक सुपर कैबिनेट का रूप धारण किया। तो इस सरकार ने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत रीस्ट्रक्चर कर योजना आयोग को एबॉलिश कर दिया गया, और उसके बदले नीति आयोग की स्थापना की, जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और इसमें राज्यों की पर्याप्त भागीदारी होती है। अब नीति आयोग उतना पावरफुल भी नहीं, तो राज्यों को जो ये पति थी, इसलिए ये फिर जीएसटी रिफॉर्म किया गया, जिससे भी राज्यों का कर, लेकिन राज्यों ने इस पर काफ़ी आपत्ति की कि राज्यों का जो टैक्स बेस है कम हो जाएगा, काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इससे राज्यों का टैक्स बेस बढ़ा बाद में। अब राज्य उतनी आपत्ति नहीं करते, और एक जीएसटी काउंसिल बनी जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधित्व दिया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के अनुकूल। तो सहकारी संघवाद की दिशा में मोदी सरकार ने कई काम किया है, लेकिन साथ ही साथ इस सरकार पे भी कई आरोप लगे कि ये केंद्रीकृत, ये फेडरलिज्म को कमजोर कर रही है सरकार। जैसे लगा कि ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग इस सरकार में हो रहा है, या फिर ये कहा गया कि जीएसटी राज्यों की सहमति के बिना जीएसटी लागू किया गया। तीसरी बात एक है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, उसके लिए बिल भी लाया जा रहा है, बिल भी ला दिया गया है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, हालांकि बिल अभी संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। तो ये सारे जो संशोधन लाए जा रहे हैं, चाहे जो कोऑपरेटिव बिल आया उसको लेके भी राज्यों को आपत्ति थी कि इससे राज्यों, या एग्रीकल्चर बिल जो आया था, कृषि कानून जो आए थे, उसको लेके भी राज्यों की आपत्ति थी कि इससे संघीय ढांचा कमजोर होगा और राज्यों के जो जेन्युइन राइट्स हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसलिए ये कहा गया कि ये मिला जुला रूप है। एक तरफ तो हम सहकारी संघवाद की प्रवृत्तियां देखते हैं इस सरकार में, दूसरी तरफ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संवैधानिक संरचना एक रहते हुए भी अलग अलग कालक्रम में संघवाद की संरचना परिवर्तित होती गई है। कभी मजबूत केंद्र आया, कभी मजबूत राज्य रहे हैं। ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स से ज़्यादा तय हो रहा है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से। और भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिसपे फेडरलिज्म के एक बड़े विद्वान आर.एल. वाट्स ने कहा कि भारतीय संघवाद एक तरह का असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, असममितीय फेडरलिज्म है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन फेडरलिज्म सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। तो इंडियन फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण फीचर जो है वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का कि ऑल स्टेट्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल्स, अर्थात राज्यों के साथ डिफरेंशियल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाएगा। अर्थात कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, स्पेशल प्रोविजन, क्योंकि उनका कंटेक्स्ट अलग था, हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट अलग था। तो भारतीय संविधान में यदि हम देखें तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का शेड्यूल 5 में अभी 10 राज्यों को रखा गया जहाँ पे जनजातीय आबादी की बहुलता है, और वहाँ ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है, और वहाँ पे केंद्र सरकार के बहुत सारे कानून डायरेक्टली लागू नहीं हो जाते, बल्कि वहाँ के राज्यों के विधानसभाओं से पास कराने जाते हैं। वहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल की व्यवस्था है। वहीं यदि हम 6ठी अनुसूची देखें, जो कि भारतीय संविधान में एसिमेट्री का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसमें 4 राज्य, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। वहाँ पे ट्राइबल काउंसिल की बात हुई, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हुई। ये उनके कल्चरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स के प्रोटेक्शन, ट्राइबल राइट्स, जो ट्राइबल चूंकि है जनजातीय आबादी के बहुलता है, तो उनके कल्चरल ट्रेडिशन, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उसके कस्टम्स को, उसके इतिहास को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इकोनॉमिक राइट्स को सिक्योर करने के लिए ये प्रावधान किए गए। 370 आर्टिकल 370 भी भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण एसिमेट्रिकल फीचर्स था भारतीय फेडरलिज्म में, लेकिन उसको एबॉलिश कर दिया गया 2019 में। तो भी है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फीचर है भारतीय संविधान के एसिमेट्री का, वो है राज्यसभा में सीटों का अलग अलग आवंटन। जैसे जो बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश,
उससे राज्यसभा के 31 सदस्य आते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से, छोटे राज्यों से एक एक प्रतिनिधि चुन के आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन शुरू में किया, इवन लोकसभा में किया गया। तो एक तरह का ये एसिमेट्री है। तो बड़े राज्यों, तो आर.एल. वाट्स ने बताया कि ये एसिमेट्री दो तरह की है कि एक पॉलिटिकल एसिमेट्री, कि जिन राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की ज़्यादा सीटें हैं, केंद्रीय सरकार वहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश से अब तक 9 प्रधानमंत्री, मोदी जी को यदि इंक्लूड कर लिया जाए, चूँकि वो बनारस से ही जीते हैं, यूपी से ही जीते हैं, तो 9 प्रधानमंत्री, चूँकि वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, इससे पहले जब इंटीग्रेटेड यूपी था तो 85 सीटें थी। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस ज़्यादा होता है केंद्र सरकारों में, जबकि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ 2 सीटें हैं लोकसभा की, या कहीं पे 1 सीटें हैं, या राज्यसभा की 1 सीटें, उनका तो एक तरह का पॉलिटिकल एसिमेट्री भी रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री जो शेड्यूल 5 में या शेड्यूल 6 में आता है, या भारत सरकार के कई सारे, एक स्पेशल स्टेटस था राज्यों को दिया गया था, खास करके पहाड़ी राज्यों को। हालांकि 15 वित्त आयोग के जो रिपोर्ट आया उसके बाद से इसे ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे स्पेशल ग्रांट्स दिया जा रहा है। तो भारतीय संविधान में एसिमेट्री के बहुत सारे फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब अंत में हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो भारतीय संघवाद को प्रभावित करते हैं, भारतीय संघीय संरचना को प्रभावित करते हैं, या केंद्र राज्य के बीच विवाद की इशूज हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पद है विवाद का, उसमें राज्यपाल का पद है, जिसे राजमन्नार कमीशन ने कहा कि राज्यपाल का पद होना ही नहीं चाहिए। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका, हमारे फेडरल सिस्टम में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक तो राज्य सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा वो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और प्रतिनिधि, तो कई बार राज्यपाल ने राजनीतिक हेड की भूमिका ज़्यादा हुई, या राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका ज़्यादा अदा की संवैधानिक प्रतिनिधि के बनिस्पत। तो सरकारिया कमीशन ने इसीलिए कहा कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रख्यात व्यक्ति हो उसे राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, जो उस राज्य का निवासी हो उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय राजनीति में उसकी रुचि हो सकती है या स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है, उस राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो दूसरे राज्य से राज्यपाल होना चाहिए। हालांकि लंबे समय से इसका पालन भी हो रहा है, सामान्यतः 1-2 अपवादों को छोड़कर। तो राज्यपाल का पद एक प्रमुख केंद्र राज्य के बीच संघर्ष का बिंदु रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा है वो है धारा 356 का प्रयोग। तो धारा 356 का प्रयोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बार राजनीतिक कारणों से होता रहा है। तो इसकी भी अनुशंसा सरकारिया कमीशन ने की कि अत्यंत अपरिहार्य कि धारा 356 को खत्म नहीं किया जाना है। हालांकि राजमन्नार कमीशन ने सिफारिश दी कि खत्म किया जाना चाहिए, इवन एम पुंछी कमीशन ने कहा कि नहीं, इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम शस्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जवाब। तो दूसरा मध्य राज्य पर तो धारा 356 का प्रयोग, हालांकि ये बम्बई केस के बाद और जब से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ है, खास करके फेडरलिज्म के संदर्भ में, उसके बाद से राज्यों में राष्ट्रपति शासन या धारा 356 का प्रयोग लगना कम हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण विवाद का इशू रहे। राजमन्नार कमीशन ने फिर कहा कि इसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति क्या होती, केंद्र सरकार से होती है, लेकिन राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो उसको लेके भी एक बड़ा इशू रहता है केंद्र राज्यों के बीच में, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को कैसे डिप्यूट किया जाए, कहाँ पे डिप्यूट किया जाए, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है कि बीएसएफ का क्या ज्यूरिडिक्शन होगा, पंजाब में भी इसको लेके विवाद हुआ था। फिर वित्त आयोग की भूमिका को लेके, योजना आयोग को तो था, योजना आयोग तो एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया। वित्त आयोग की भूमिका को लेके भी राज्यों की एक आपत्ति रही, और आ गया कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता दी जाए, कि राज्यों के पास रिसोर्सेज कम है, जितने आय के स्रोत हैं, जैसे इनकम टैक्स है या एक्साइज टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि राज्यों के पास फंक्शन ज़्यादा हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, सब राज्यों को करने होते हैं। तो राज्यों का ये डिमांड रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर राजस्व मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिलना चाहिए। एक बड़ी शिकायत उनकी ये रही है ऐसा। तो ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता की मांग राज्यों ने की।
तो वित्तीय स्वायत्ता। लेकिन यहाँ पे इशू आता है कि वही राज्य जब स्थानीय निकायों को ग्रांट्स देते हैं तो स्थानीय निकायों को आपत्ति रहती है कि राज्य सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है या राज्य सरकार पर्याप्त संसाधन हमें मुहैया नहीं करा रहे। इसीलिए जो फेडरलिज्म का जो कंटेक्स्ट है उसको तीनों स्तरों की सरकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, खास करके भारत के संदर्भ में, न कि सिर्फ 2 स्तरों की सरकारों के संदर्भ में। अन्य महत्वपूर्ण भी कॉन्फ्लिक्ट के इशू रहे हैं, समवर्ती सूची पे कानून बनाने का इशू रहा हो या राज्यों के क्षेत्राधिकार को अलग तरीके से व्याख्यायित करने का मुद्दा रहा हो, तो कई सारे केंद्र राज्य के बीच संघर्ष के मुद्दे हमें समय समय पे दिखाई देते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि भारत एक क्या है, भारत के यदि संघवाद के पिछले 75 सालों में कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाए तो दोनों तरह की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती। कई बार यह एक आइडियल संघ की तरह काम करता है, जैसा मैंने बताया था कि अमेरिकन राज्यों की तुलना में भी भारतीय राज्य ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। तो कई बार एक मजबूत, इवन 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो पूरा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में फेडरलिज्म की बात करना ही अप्रासंगिक होगा। तो समय समय पे ये महत्वपूर्ण रहा है। और संघवाद क्या करता, संघवाद क्यों जरूरी है, ये हमने शुरू में बात की थी। संघवाद जो बहुमतवादी सरकार है उस पर नियंत्रण की बात करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स देता है और डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, डाइवर्सिटी को मजबूत करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को मजबूत करता है। इसीलिए भी किसी देश में फेडरल स्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है, बहुत प्रासंगिक है। और ये डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म को मजबूत करता है। इसलिए दुनिया के अधिकतर देश आज हम देख रहे हैं, खास करके जो नए देशों में जहाँ पे समझ नेपाल, वहाँ पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जितना भी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है दुनिया के, वहाँ पे फेडरलिज्म एक अपरिहार्य पॉलिटिकल मैकेनिज्म के रूप में उभरा है। धन्यवाद। थैंक यू।